हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम टोटल 56 क्वेश्चनों को कराने वाले हैं, जो कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो आज हम कुल 20 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। आगे पार्ट 2 में हम फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और पार्ट 3 में भी हम 20 या 16 क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आज हम अभी 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये 1 और 2 नंबर वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार किसी न किसी तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पुष्पदल क्या होता है, यानी कि पुष्पदल क्या है। अब हम देखेंगे इसके मुख्य 2 कार्य होते हैं, यानी कि जो पुष्पदल होता है इसके तो 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, यानी कि जो पुष्पदल होता है उसका पहला कार्य होता है, जब वो पुष्पदल रंग बिरंगे होते हैं तो वो कीटों को आकर्षित करते हैं। और दूसरा कार्य होता है कि यहाँ पे पुष्पदल का क्या कार्य होता है, ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन में, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अगला हमारा दूसरा नंबर में है कलिकावस्था में जनन अंग की रक्षा करना, यानी कि जब कोई कलिकावस्था उत्पन्न होती है तो उसकी जनन अंग की रक्षा करना पुष्पदल का ही कार्य होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य लिखें, यानी कि जो टेपिटम होता है वो कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य लिखने के लिए बोल रहा है। तो परागकोश की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं, यानी कि जो परागकोश होता है उसकी सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है, यानी कि जो टेपिटम होती है वो क्या, तो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। कौन? टेपिटम। इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स का भी स्राव होता है, यानी कि टेपिटम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन व एंजाइम का भी स्राव होता है। तो ये सभी कार्य होते हैं टेपिटम के। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कीट परागित पौधे के नाम लिखिए, यानी कि जो जिनमें कीट द्वारा परागण होता है, यानी कि परागण एक पौधे से दूसरे पौधे या फिर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो उन्हें कीट परागित पौधे कहते हैं। जैसे हो गया साल्विया, बोगनविलिया, डायंथस। तो ये सभी क्या होते हैं, तो कीट परागित पौधे होते हैं। ये पौधों के नाम है साल्विया, बोगनविलिया, डायंथस। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, यानी कि जल के माध्यम से जिनमें परागण होता है उन पौधों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये सभी जल में ही पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, तो जलीय परागण होते हैं। अब जलकुंभी हो गया, तो जलकुंभी में जो होता है वो जल द्वारा परागण नहीं होता है, जबकि वो जल में ही उपस्थित होते हैं, लेकिन उसमें जल द्वारा नहीं कीटों और वायु द्वारा परागण होता है। जबकि हाइड्रेला और बेनिसरेलिया जो होता है, बेलिसलेरिया, इनमें जल द्वारा ही परागण होता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आभासी फल पूछ ही लेता है हर एक बोर्ड एग्जाम में। तो सेब और नाशपाती क्या है, तो आभासी फल हैं। इनमें बिना निषेचन के ही बीज का मतलब बीज का निर्माण नहीं होता है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। 1-2 नंबरों में पूछे जाते हैं और किसी को समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 6वां है अनिषेक जनन क्या होता है। तो बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अंकुरित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे धतूरा, आलू आदि। तो बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा जो अंकुरित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना है, बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा बीज का विकसित होना ही अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे धतूरा हो गया और आलू आदि। ये सभी क्या होते हैं, तो बिना निषेचन के ही
इनमें भ्रूण तथा बीज का विकसित हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन सेम है, बस इसमें फलन है, यहाँ पे फलन होना चाहिए था, फलक है, अनिषेक है सिर्फ, सॉरी है। अनिषेक फलन क्या है, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। उसमें क्या था, तो बिना निषेचन के ही अंडाशय से भ्रूण तथा बीज का निर्माण होता था, इसमें बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। केला, पपीता, संतरा आदि, तो ये सभी क्या हैं, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। इन सभी में बिना मतलब ये अनिषेक जनन द्वारा तैयार होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब तरह से पूछ लिया जाता है, 5-6 नंबरों में पूछा जाता है, उसको भी हम बताएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, यानी कि वृषण का जो कार्य होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, तो उसको कौन स्रावित करता है, तो वृषण स्रावित करता है। अगला हमारा है, तो वृषण का जो दूसरा कार्य होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है, यानी कि वृषण का दूसरा कार्य जो होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करने का भी कार्य होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वृषण से ही पूछा जाता है। तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, यानी कि जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। यानी कि जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। कौन, तो लीडिंग कोशिकाएं। अब हम चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। यानी कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है, जैसे कि ये मादा का गर्भाशय हो गया, तो यहाँ से 1 मिनट, ये मादा का गर्भाशय हो गया, थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे फैलोपियन नलिका होती है और यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे शुक्राणु आते हैं, इधर से इधर शुक्राणु आते हैं और यहाँ पे एक शुक्राणु जो कि अंडाणु कोशिका के साथ निसंलयित हो यानी कि निषेचित हो जाता है, तो बाकी के जो शुक्राणु होते हैं तो उन्हें कौन रोकता है, तो जो निषेचन कला होती है उन्हें शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती है। तो कौन, जो निषेचन कला होती है वो एक ही शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने देती है, उसके बाद बाकी के शुक्राणुओं को जो निषेचन कला होती है वो रोक देती है आगे जाने से या खत्म कर देती है। कौन, तो निषेचन कला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। तो अंडाशय, अभी हमने वृषण के देख लिया, महिला में अंडाशय के देख लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, यानी कि जो अंडाशय होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है और अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाणुओं का निर्माण यहाँ से होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं, यानी कि जो परिवार नियोजन होता है इसकी स्थायी विधियाँ क्या होती हैं। तो पुरुष नसबंदी तथा महिला नसबंदी। अब जो परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ होती हैं वो पुरुष की नसबंदी तथा महिला की नसबंदी, तो इसके द्वारा परिवार नियोजन की प्रक्रिया होती है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्पी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं। स्वपात्र निषेचन क्या है।
हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वपात्र निषेचन क्या है? महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर के जितने ताप पर प्रयोगशाला में पराग नली के अंदर निषेचन कराना स्वपात्र निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वपात्र निषेचन में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर निकाला जाता है। उसके बाद शरीर के बाहर शरीर के जितने तापमान में एक प्रयोगशाला होती है, उसमें 37 डिग्री मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो उस प्रयोगशाला में जितना मनुष्य का तापमान होता है, उस प्रयोगशाला में उतना ही तापमान उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद एक प्रगनली में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कराया जाता है, यानी कि एक प्रगनली में डाल दिया जाता है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद जो गैमिड होता है उसे फिर से मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि शिशु का निर्माण हो जाता है। तो हम आशा करते हैं स्वपात्र निषेचन भी समझ में आ गया होगा। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने कई सारे अपने प्रयोग के लिए लक्षणों का चयन किया था, तो यहाँ पे 2 ही लक्षणों को पूछ रहा है, तो हम टोटल 4 लक्षणों को लेकर आए हैं। तो पहला था बीज का रंग तथा बीज का आकार और पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। तो इन सभी को देखकर मेंडल ने अपने लक्षणों यानी कि अपने प्रयोग किए थे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? यानी कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है उसके लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा समयुग्मकी XX, जो कि मादा में 44 + XX होते हैं तथा पुरुष में 44 + XY होते हैं। ये जो 44 + XY होते यानी कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक या दैहिक गुणसूत्र होते हैं। बाकी जो 2 जोड़ी एक गुणसूत्र होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो कि XX पुरुष में XY तथा महिला में XY XX गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है तो मादा समयुग्मकी तो XX होता है तथा नर विषम युग्मकी XY होता है। गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। अब लिंग निर्धारण जो कि होता है, लड़का हो गया या लड़की, तो वो किसके माध्यम से होता है? तो पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि मादा के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जैसे कि महिला का X आया और एक गुणसूत्र पुरुष का जाएगा, तो यदि पुरुष का भी X हुआ तो लड़की का होगा, और फिर उसके बाद जब दूसरा है महिला का फिर से X ही आएगा। उसके बाद यदि पुरुष का Y आ गया तो यहाँ पे लड़के का जन्म होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। अब डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5-5 नंबरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम 2-4 दिनों में इस वीडियो को भी लाएंगे, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो कि डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है तो 2n+1, अर्थात जहाँ पर 46 गुणसूत्र होने चाहिए वहाँ पर एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है उसमें, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है तो 46 की बजाय 45 हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। कहाँ पे? टर्नर सिंड्रोम में। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, डाउन नहीं होगा बल्कि एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाएगा, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। तो 46 के बजाय डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएंगे, जबकि टर्नर सिंड्रोम में
46 के बजाय 45 हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन तो सभी को ही पता होना चाहिए, 3 4 5 6 से सभी को ही लगभग मालूम हो जाता है, जो कोई अच्छे से ध्यान देता है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र और 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है। जो कि डीएनए होता है और आरएनए होता है, इनकी शर्करा में अंतर पूछ रहा है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। इतना सा याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला। यानी कि जो जीवाणु होते हैं उसमें रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला है। तो इसका आंसर क्या है, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक। यानी कि जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी होता है उसमें रूपांतरण किया था। यानी कि जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु जो न्यूमोनी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होती है उसके रूपांतरण किया था, तथा यह पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। तो उन्होंने क्या पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण ही जीवों में रूपांतरण होता है। तो हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम पार्ट 2 में और 3 में लेके आएंगे बाकी को क्वेश्चनों को। तो आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो आनुवांशिक कूट जो होते हैं यह कॉमा रहित होते हैं। अब आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, ये डीएनए खंडों को एक विशेष स्थान से काटते हैं और ये असंदिग्ध होते हैं, ये कॉमा रहित होते हैं। जैसे AAAC ऐसे करके ये होते हैं कॉमा रहित। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और बाकी सभी क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम मिलते हैं पार्ट 2 में इन्हीं क्वेश्चनों के मतलब नए क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों से आगे कोई क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। पढ़ते रहिए अच्छे से।